ठीक है। सर फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 10 भी 10 11 to 20 नहीं है सर है ना सर 12 14 18 और 20 12 14 18 20 और बोलिए अप टू 30 सर 27 28 30 तक हो गया। हाँ 31 to 40 सर 39 सर 38 39 नेक्स्ट बोलिए 40 तक हो गया। 41 to 45 50 सर 48 सॉरी सर 48 सर 44 है 49 50 तक हो गया अप टू 60 सर 51 54 एंड 56 58 1 4 6 एंड 8 60 तक हो गया हाँ सर अप टू 70 तो 62 62 अप टू 70 सर और 68 भी 68 और 7 78 17 सॉरी अप टू 70 खत्म 74 74 78 79 फिर से बोलो 74 में 78 79 78 74 4 और क्या बोला 79 9 80 तक हो गया ठीक है अप टू 90 बोलिए 81 81 82 83 84 81 से 84 सर और 88 और 90 हो गया 8 और 9 सर 89 नहीं 99 90 खत्म डन ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 5 से आते हैं नंबर 5 किसका डाउट है सर बेटा क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली मुझे बोलोगे सर समझा नहीं कि कौन सा फॉर्मूला है उसका सर वो सर उसमें मोलैरिटी फाइंड करके इनटू 10⁶ करेंगे तो आ जाता है ना हाँ मोलैरिटी क्यों फाइंड करना पीपीएम में सीधे पूछ रहा है अब हाँ मोलैरिटी बोलना चाहो तो बोल लो 10 ग्राम अपॉन 100 होता है मॉलिक्यूलर वेट वेट ऑफ सॉल्यूशन 1000 ग्राम सर ये आपने वो मोल कॉन्सेप्ट में बताया था पीपीएम में हाँ ये होगा हाँ सर बराबर हो गया समझा 10th किसका है सर 10th क्वेश्चन में पीछे आंसर 34.2 दिया है हम्म, और मेरा 36.2 आ रहा था अच्छा ऐसा मोलैलिटी गिवन है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ केन शुगर आर प्रेजेंट W अपॉन 5340 534.2 आपने कैसे किया है
सर मोलालिटी वाले फॉर्मूले से किया। नहीं, पहले तो आप ये बताइए, आपको 534.2 ग्राम जो है ये गिवन है सॉल्यूशन, तो मोलालिटी के फॉर्मूले में सॉल्यूशन कहाँ होता है? आपने इसीलिए पूछ रहा हूँ कि किया कैसे, मोलालिटी का फॉर्मूला बोलिए आप मुझे। सर मोलालिटी इक्वल्स टू मोल मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय लीटर ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो आपको जो गिवन है इससे तो मोलैरिटी निकलेगी, मोलैरिटी कहाँ निकलेगी? हाँ पहले आप मोलैरिटी निकाल के दिखाइए मुझे कैसे आएगी। क्यों भाई, मुझे आप बताइए आप कैसे सॉल्व कर रहे थे इसको। सर मैंने ये मोलालिटी के फॉर्मूले में डाला था। मोलैलिटी में कि मोलैरिटी में? मोलालिटी। ठीक है, मोलैलिटी के फॉर्मूले में क्या क्या डाला आपने? सर मोलालिटी 0.2 दी है हाँ और हम लोग को वेट इन ग्राम फाइंड करना है हाँ और मॉलिक्यूलर वेट 342 होता है हाँ। और नीचे वो 5534.2 आएगा हम्म मल्टीप्लाइड बाय 1000 न्यूमरेटर में। हम्म। तो सर 36.5 आता है। बेटा वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप वो फॉर्मूला कैसे लगा सकते हो। यहाँ पर हमें चाहिए होता है वेट ऑफ सोल्यूशन, सॉल्वेंट सॉरी। सॉल्वेंट वो दिया नहीं है सर, तो ये वो यूज कहाँ नहीं। दिया हुआ है हमें? तो आप कैसे सॉल्व कर रहे हो? मोलारिटी निकालना पड़ेगा ना। तो आप अगर इसकी मोलैरिटी निकालते हो W के टर्म में और उस मोलैरिटी से आप वेट निकालो सॉल्वेंट का, हाँ तब सर वैसे उतना है। समझे आप कुछ? या फिर आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पर आप जो वेट ऑफ सोल्यूशन लिख रहे हैं ना, है तो वो वाटर ही, माइनस सल्यूट करिए 534.2 माइनस W, अब आएगा आपका आंसर। समझ आया? ये सोल्यूशन है और हमको क्या चाहिए, सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन इक्वल टू क्या हो, समझे कि नहीं? सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे आप? सॉल्वेंट प्लस हाँ सॉल्वेंट सर ना। टोटल वेट था सोल्यूशन वो माइनस हमेशा। सल्यूट। तो हमने यहाँ पर वही लिखा है। क्लियर हुआ आपको? यस सर। अब निकलेगा W, आपका वो आंसर है। नंबर 12। नंबर 12 में क्या प्रॉब्लम है? देखिए K4FeCN6 को अगर हम 100% आयनाइजेशन कंसीडर करते हैं तो वेंट ऑफ फैक्टर क्या आता है, 4 + 1 5 आएगा। देखिए 4 पोटेशियम का और 1 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का। तो आपसे पूछ रहा है कि कौन से कंपाउंड का सेम होगा। सर ए का होगा ना। हाँ, सर वो कैसे 1.5 कैसे ऐसे रिकॉर्ड? आय का वैल्यू दोनों का ये सेम है ना, देखिए इसलिए। एल्युमिनियम सल्फेट को आप ऐसे ही तो लिखोगे ना आयनाइज करने के बाद। यस। तो कितने आयंस मिल रहे हैं आपको? 5। तो बस वो बोल रहा है कि 5 मिलने चाहिए। इसको भी आयनाइज करके देखो ये 5 दे रहा है कि नहीं। 4K प्लस ये देखो वो बोला सेम आना चाहिए, 4 + 1 5 ये भी आ रहा है, 3 + 2 5 ये आ रहा है। समझा? यस। 12 के बाद है 14। 14 में बेटा क्या प्रॉब्लम है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कंपेयर करना है, फिर से वही K4FeCN6 है, कितने आयंस देगा? 5। और दूसरा आपका है
फेरीफेरोसाइनाइड। तो दूसरा 7 देगा। हाँ सर। 7 देगा तो कर दो 4/5/7 जो भी आएगा वो आंसर हो गया। समझा? यस। 18 में solute undergoes dimerization tries the minimum value of Van't Hoff factor। क्या फॉर्मूला होता था? ये होता था। और 1 माइनस। हाँ सर। हाँ ये ठीक, अब आपको अगर अल्फा की वैल्यू नहीं दी होती तो इसे आप हमेशा 100 ले लीजिए। ओके ओके। ठीक, एन का वैल्यू डाइमर बोल रहा है तो एन का वैल्यू 2 ले लीजिए एक बार, दूसरी बार एन का वैल्यू 3 ले लीजिए, ट्राइमर बोला है, और आई निकाल दीजिए। तो देखो हर एक 1 क्वेश्चन में 100 लेना है। क्या कह रहे हैं? अल्फा 100 लेना है ना हमेशा। हाँ, तो कितना हो गया? 1 माइनस आई इज इक्वल टू 0.5 हो गया। तो आई कितना आ जाएगा? 0.5 आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर। ये हो गया। अब एक बार एन की जगह 3 लेके सॉल्व कर लो। सर मतलब 100 लेना है हमें। क्या चीज? हाँ, अगर गिवन नहीं है तो अल्फा 100। ठीक है सर, यही डाउट। 18 के बाद है 20। सेम क्वेश्चन है। हाँ सर किस वो तरह? भी है। देखो अब की बार वो मॉलिक्यूलर वेट आपसे पूछ रहा है। ठीक है, बेंजोइक एसिड डिसॉल्व इन बेंजीन विल शो मॉलिक्यूलर मास। डाइमर बना रहा है, तो जब डायमर डाइमर मतलब बनाता है तो हाफ हो आई का जाएगा। वैल्यू कितना हो जाता है? हाफ। ये होता है। अब मॉलिक्यूलर वेट नॉर्मल अपॉन एबनॉर्मल वेट। ये ऊपर विजुअल है थोड़ा नेटवर्क पर। क्या चाहिए बेटा? सर ये आपने क्या लिखा है, मतलब क्या बोले आप सर अभी 20 क्वेश्चन? 20%। मैं कह रहा हूँ कि जब डाइमर होता है तो आई 0.5 आता है कि नहीं आता है? हाँ सर मतलब 100 लिया तो हाँ आता है सर। आई का वैल्यू यहाँ भी डाइमर बोल रहा है तो आई का वैल्यू 0.5 होगा। हाँ 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 होगा अब सर। जरा वेंट ऑफ फैक्टर देखिए जरा, मॉलिक्यूलर वेट के टर्म्स में क्या होता था? नॉर्मल अपॉन एबनॉर्मल की एबनॉर्मल अपॉन हाँ नॉर्मल क्या होता है? एबनॉर्मल सर अपॉन। एबनॉर्मल अपन नॉर्मल। तो एबनॉर्मल आपको डाइमर पता है तो नॉर्मल आप निकाल लीजिए। समझे कि नहीं समझे? यस सर। हो पाएगा ना? हाँ सर। सर ये नहीं समझ, मॉलिक्यूलर एबनॉर्मल दिया है क्या सर? अरे डाइमर हो गया तो एबनॉर्मल ही तो है ना बेटा वो। सर तो वो कैसे निकाले सर एबनॉर्मल ने? हाँ एबनॉर्मल हाँ फाइंड ओके ओके करना है। समझा समझा सर। नॉर्मल तुम कैलकुलेट करो, बेंजोइक एसिड का हाँ कितना होता है? हाँ हाँ समझा। तो जो भी आएगा 0.5 टाइम्स या 2 टाइम्स ऐसे कुछ आएगा। 20 के बाद क्या था? 20 के बाद 27 28 है। सत्ताईस किसका डाउट है? सर नहीं। देखिए 5.85% वेट बाई वॉल्यूम NaCl है। तो पहले देखो वेट बाई वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया? 5.85 अपॉन 100, यही हुआ हाँ हाँ इन 100 ml। और NaCl के लिए आई का वैल्यू कितना होगा? 2 होगा। एक Na का और एक Cl का। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मतलब
आई डायरेक्ट आप आयंस में ब्रेक करके ले सकते हैं क्या? आई अगर हमको कुछ भी गिवन नहीं है तो हम डायरेक्टली लेंगे। 100% मान लो, अब देखो 2 ही आएगा, करके देख लो आप। मतलब 100 इक्वल्स टू 1 अपॉन वो हाँ, फॉर्मूला। अब देखो 2 आएगा, इसलिए हम बोल देते हैं कि डायरेक्ट ले सकते हो। ठीक है, आगे चलें। हाँ तो अब ये किसके इक्विवेलेंट होगा? तो ये वेट गिवन है, मॉलिक्यूलर वेट भी लिख दो, तो कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये सॉल्व करो तो कितना आया ये? बोलिए भैया, समझा कि नहीं समझा ये बताओ, मैं करूँ नहीं तो फिर हम क्या। ये कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर में, और आई का वैल्यू 2 आया। कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? मोल पर लीटर होती है, तो वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, और अगर ml में गिवन है तो वॉल्यूम, ये होना चाहिए। तो अब आपको वेट कितना गिवन है? 5.85। मॉलिक्यूलर वेट कितना गिवन है? 58.5 इंटू 1000 अपॉन 100। जरा सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। करिए सॉल्व। सर 2 टू आ रहा आए। है ना? 2 आ रहा है ना? कितना आ रहा है? सर 2 आ रहा है। 2 आ रहा है। तो अब देखिए वो कह रहे हैं इतना और किसका आएगा, क्लोज कौन है इस वैल्यू के? कितना आ रहा है? देखिए 2 और किसका आ रहा है? सर 2 क्रॉस का आ रहा है। तो आंसर मिल गया कि नहीं मिल गया? हाँ सर। समझाए। समझ गया ना? यस यस सर, वो मुझे बस आई निकल में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था सर, क्योंकि किसमें आई आई। नहीं? हाँ ठीक है, चलो अभी समझ में आ गया। 27 के बाद 28 भी था ना? हाँ सर। फिर वही K4 एफिशिएंसी में 5 आयंस, अभी तो रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। एल्युमिनियम सल्फेट में भी 5 होंगे। इसका डाउट है, हाँ ये अभी अभी पूछा था। हाँ कौन सा फिफ्थ था ना? समझा। क्लियर है ना? तो ये हो यस गया, 28 तक हो गया ना अपना। अट्ठाईस के बाद 38 39। मतलब आई इक्वल्स टू सर नंबर ऑफ आयंस है क्या? हाँ हाँ, अगर आपको ये नहीं गिवन है कि कितने % डिसोसिएट हो रहा है, तो आप हाँ उसे तो नंबर ऑफ आयंस ले सकते हैं। ओके 38, क्या प्रॉब्लम है? देखो सेपरेशन कब हो सकता है? जहां पर डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर हो, ऑस्मोसिस टेक प्लेस कब होगा? जब डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर होगा तभी होगा ना। हाँ और ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर शुड बी डिफर। अब पहले वाले केस में देखिए ऑप्शन ए में 0.1 मोलार NaCl है, तो NaCl के 2 आयंस हो गए, तो 0.2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा वो? हाँ तो दोनों सेम हो गए, 0.2 ग्लूकोज 0.2 NaCl हो गया वो। क्लियर है कि नहीं? 0.1 है ना सर? भाई सोडियम क्लोराइड में 2 आयंस मिलेंगे ना, हाँ हाँ I इंटू कॉन्सेंट्रेशन हर बार करते हो आप।
और ग्लूकोज तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है ना? ग्लूकोज तो टूटता नहीं है ना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। हाँ उसका तो ये 1 होगा। समझ आया? ये है, इसलिए NaCl और ग्लूकोज का बराबर हो गया। यस अब बी में चेक करिए इसी तरीके से आप, बराबर है। हाँ सर बराबर। अब जरा सी में आइए। सर इसमें नहीं है बराबर। बराबर नहीं है ना, तो बस हाँ बराबर नहीं है तो मतलब 5 आयंस है तो इसका मतलब यहीं पर हो पाएगा ऑस्मोसिस। हाँ सर। क्लियर है? यस ठीक है, चलो 39 पर आ जाओ। थर्टी नाइन में किसका डाउट है? और मेरा। बड़ा मस्त क्वेश्चन है। ऑस्मोसिस में ओनली मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट होता है कि नहीं होता? हाँ सर। हाँ सर तो भाई जब सॉल्वेंट क्या है? पानी, यस एक्वस है ना। तो जब सॉल्ट मिक्स ही नहीं होगा तो कलर आएगा कैसे? हाँ सर। लॉजिक समझ में आया क्वेश्चन का? वो आपको हाँ। कंफ्यूज कर रहा है। हाँ सर मुझे वही नहीं समझ रहा था कलर। भाई जब सॉल्ट गया ही नहीं तो कलर आएगा कैसे? हाँ सर सल्यूट गया है ना। हाँ, चलो नेक्स्ट पर आते हैं। सर एक बार फिर से बोलो। मैंने कहा मूवमेंट सॉल्वेंट का होता है, पानी की मिक्सिंग से कलर नहीं आएगा, सॉल्ट मिक्स होंगे तब कलर आएगा। तो सॉल्ट क्यों हाँ मिक्स होता है? सॉल्ट तो सल्यूट होता है ना, यस तो वो तो मिक्स हुआ ही नहीं तो कलर क्यों आना? ओके ओके 39 तक हो गया, 44, 48, 49। चलो 44 किसका डाउट है? बताइए। 44 किसका है? सर मेरा। बेटा प्रॉब्लम बताओ। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए वेंटो फैक्टर का ये फॉर्मूला पढ़ा था हाँ हमने, ऑब्जर्व अपॉन नॉर्मल। अब वो कह रहे हैं कि दोनों सोल्यूशन इक्विमोलल है, यानी कि मोलैलिटी दोनों की इक्वल है, और फ्रीजिंग पॉइंट का रेशियो 2:1 है। ठीक है, तो डेल्टा टी लिखे हम, तो क्या आएगा? आई इंटू ये आएगा, यस ये तो कैंसिल हो गया, तो इक्वल इंटू क्या हुआ? 1/2 हुआ, 1 सॉरी बाई 2/1 हुआ। हाँ 2:1 अब आप ये बताइए, मतलब आई का वैल्यू 2 आ रहा है, तो अगर आई का वैल्यू 1 से कम आता है, ये बात याद रखिएगा जरा जो बोल रहा हूं मैं, आई का वैल्यू अगर 1 से कम आता है तो वो डिसोसिएट हुआ है, और ज्यादा आता है तो वो एसोसिएट हुआ है। तो आई का वैल्यू 2 आ रहा है तो मतलब क्या है? एसोसिएट हुआ ओके सर है ना। एसोसिएशन का मतलब समझ पा रहे हैं ना हम लोग? यस। डायमंड हाँ ट्रायंगल। 44 के बाद 48 है। 48 किसका है?
सर 1 मिनट वो और मेरा क्या प्रॉब्लम है 48 में? सर वो लिखने दो ना 1 मिनट। अच्छा, सर वो नहीं समझ आ रहा। 48 हाँ सर, उसमें डिग्री ऑफ आयनाइजेशन पूछा है। पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू मोलैलिटी इंटू के एफ होता था, याद आ रहा है हाँ क्यों भाई? हाँ तो आपको डेल्टा टी गिवन है 0.74, आई आपको पता नहीं है, के आपको पता है 1.86 इंटू मोलैलिटी, मोलैलिटी कितना है 20 ग्राम, वेट ऑफ सोल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट 100 है, ऊपर 1000 है, और वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको गिवन है 500 ग्राम। यहाँ से आपको आई मिलेगा, हाँ सर मिलेगा ना। ठीक है। अब बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट है, तो हमने अल्फा इक्वल टू क्या फॉर्मूला पढ़ा था, I-1/n-1 पढ़ा था। हाँ हाँ सर। n का वैल्यू आपको 2 पता है, बस वैल्यू रखो। मतलब आयनाइजेशन मतलब डिसोसिएशन ना सर। क्या चीज? सर आयनाइजेशन मतलब आयनाइजेशन मतलब डिसोसिएशन। डिसोसिएशन वो नहीं समझ आ रहा था बस। हाँ ऐसा लगा अलग पूछा है। आपको अल्फा पूछ रहा है ना, सर नहीं मतलब वही समझना नहीं था कि वो आयनाइजेशन मतलब डिसोसिएशन। आयनाइजेशन डिसोसिएशन सब एक ही है। तो आपको यहाँ से आई मिल गया, हाँ सर अभी समझा। n आपके पास 2 है, अल्फा निकाल दो आप, ठीक है ना। हाँ सर। सर बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या होता बाइनरी का मतलब 2 आयन से, इसीलिए तो n का वैल्यू 2 रखा आपने। है? ओके ओके। सर 1 मिनट थोड़ा सा। रह गया क्या? हाँ सर लिखना है वो लास्ट में। डन सर हो गया। 49 देखो सिमिलर है, आपको डेल्टा टी भी दिया हुआ है, कितना आएगा डेल्टा टी भी? सर 47 सर नहीं सॉरी 47.9 माइनस 46.3 सर। हाँ 47.9 माइनस 46.3, यस ये हो गया। हमें सर आई ये निकालना मतलब होगा। आ रहा था पर सर क्या बोलते हैं मतलब ऑप्शन में नहीं दिख रहा था वो मतलब थोड़ा ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ है, मॉलिक्यूलर। क्या चीज नहीं लिखा ऑप्शन में कह रहे हो आप? सर नहीं मतलब मुझे कुछ तो सर 1 मिनट मुझे कुछ तो 9 या 8 का डिफरेंस है सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब देखो 28 ग्राम फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है?
बोलिए। सर टी। कितना 30? सर हाँ 30 होता है 30। ध्यान दीजिएगा, गड़बड़ नहीं लिखना है। और 315 सॉल्वेंट। बस आई निकाल लीजिए। आई जितना आ जाएगा, अगर आई 4 आ गया तो 4 आइटम्स हैं, 3 आ गया तो 3 आइटम्स हैं, 2 आ गया तो 2 आइटम्स। समझा? और 4 आ जो भी आ रहा होगा। इसके बाद 51 किसका डाउट है? सर मेरा। देखो, लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट के लिए आई का वैल्यू लीस्ट होना चाहिए। तो जिसमें सबसे ज्यादा कम आयंस मिल रहे होंगे, अरे मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी। ये देखिए, आई, फिर उल्टा मैं बोल रहा हूँ, एक ही मिनट देखो, मैं लिख देता हूँ उससे अच्छा। तो हमको डिप्रेशन में फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला याद है? हाँ सर। क्या हाँ। था? सर डेल्टा टी इक्वल टू आई के एफ एम। जिसका आई ज्यादा होगा उसका डिप्रेशन कम होगा, क्योंकि ये नेगेटिव होता है। हाँ। तो बस अब रिलेट कर लीजिए, आप आंसर मिल जाएगा आपको। सिर्फ आई को देखना है। तो जैसे जैसे आई बढ़ता है डेल्टा टी कम होता जाता है। ठीक है ना? सर वो नेगेटिव इसलिए होता है क्योंकि वो सॉल्वेंट मैंने सॉल्यूशन होता है इसलिए। क्या चीज? सर वो नेगेटिव इसलिए होता है क्योंकि वो सॉल्वेंट मैंने सॉल्यूशन नहीं होता है। नहीं, हाँ आप वैसे भी बोल सकते हो, और उसका नाम ही डिप्रेशन है। हाँ। ठीक है ना? यस, मतलब जितना ज्यादा आय बढ़ेगा उतना कम होगा डिप्रेशन। 54 किसका डाउट है? बोलो भैया, किसका है? हाँ। सर मेरा है। क्या प्रॉब्लम है? इसमें तो कुछ करना ही नहीं है बेटा। देखो, आई हो जाएगा 2, 0.51 के का वैल्यू, और मोलैलिटी कितनी गिवन है? 0.1। इससे जो भी आएगा तो पहले सॉल्व कर लो कितना आ रहा है। 0.1 के आसपास ही आ जाएगा। राइट, अब वो कह रहा है आप बॉइलिंग पॉइंट बता दो, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है, तो 100 में इसको प्लस कर दो। ये तो एलिवेशन आया ना। हाँ सर। समझा कि नहीं? क्लियर है ना? यस यस। हम्म। सर पर वैसा ऑप्शन। क्या चीज? सर 100.01 आया ना आपको? हाँ। वैसा ऑप्शन नहीं है सर। सर 100.1 आएगा ना। है तो 100.1। हाँ सर वो 56 भी किसी ने पूछा है, किसका है? सर मुझे 60। समझा, आय निकालेंगे सर, सर मुझे हाँ, समझा। बस आई निकालना है सब में। अच्छा, 58 किसका है? सर मेरा। बेटा सिर्फ आई निकालना है आपको। समझ आ रहा है? एबनॉर्मल अपॉन नॉर्मल।
भाई अभी अभी हम लोग ने एक पीछे क्वेश्चन भी किया था, हाँ याद आया? यस यस इसमें एसोसिएशन डिसोसिएशन केवल पूछा गया था। तो आप आई निकाल लीजिए, आई का वैल्यू अगर 3 आ रहा है तो AB2, 4 आ रहा है तो AB3, ऐसा कुछ आंसर होगा। ठीक है हाँ ना? हाँ हाँ उसके बाद 61 है, KB एंड KF दोनों दिया हुआ है। तो एलिवेशन बताना है। 61 किसका है? इसी का तो है 61, नहीं है क्या? नहीं सॉरी 62 है, 2 हाँ और सर 8। 62 किसका है? बोलिए भाई। सर आपको मैंने KF और KB निकालने का एक फॉर्मूला लिखाया था, अगर किसी को याद हो। क्यों भाई, याद आ रहा है? सर क्या क्या? हाँ सर, आर वाला ना। KF और KB निकालने के लिए एक फॉर्मूला बताया था। हाँ सर। R/TB² अपॉन 1000। हाँ हाँ ये सर हाँ था। तो बस भैया वही तो आपसे LV पूछ रहा है वो। KB आपको दिया है, R गैस कांस्टेंट है, बॉइलिंग पॉइंट भी आपको बता दिया है, तो LV नहीं निकल जाएगा? सर मुझे वो आंसर नहीं आ रहा है शायद कैल। आंसर याद रख, आंसर आपको मोल्स में दिया हुआ है, तो बस मोल्स में बदल दीजिए उसको। करिए एक बार, जरा सॉल्व करिए अभी कभी। ओके सर। यूनिट्स केवल देखो आप, बाकी आपको सब समझ में आ जाएगा, यूनिट पे ध्यान दो। बॉइलिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस में दिया, आपने केल्विन में बदला उसको? यस यस हाँ कि ना? यस यस करो फिर, आंसर आना चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं। आया भाई? ट्राई कर रहा है कोई कि नहीं कर रहा है? सर वो कर रहा है। आ जाएगा, बाकी आंसर मैंने करके देखा है। हाँ सर, आंसर आ गया। आया? हाँ सर। ठीक है, चलो 68 पर आ जाओ। 68 किसका है? सर मेरा। देखिए इसके लिए पहले एक चीज समझ लीजिए, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। 62 में हमें किस में बदलना था आप बोले?
क्या चीज? यूनिट को। मोल। क्या कह रहे हो? में सर आप किसमें हमें चेंज करना था यूनिट को? किस कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो? सर 62। वो केल्विन को डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना था। तो वो तो किया था। और किलो जूल जो आपको केवी गिवन है वो देखो किलो किलो के ग्राम में किलोग्राम में है। हाँ हाँ वही मैं कह रहा था, उसको ध्यान रखना कि मोल्स में आंसर आ रहा है। और किलो आर का यूनिट भी आपको ध्यान रखना है कि 8.31 लेना है। हाँ सर। देखिए जरा 68, an ideal solution of equal mole fraction of two volatile components A and B in the vapor above the solution mole fraction of A और B। तो आप तो सीधा सीधा ये पूछ रहे हैं, ये मोल फ्रैक्शन है आपका वेपर में और ये आपका लिक्विड में, क्या इनके बीच में कोई सिमिलैरिटी आपको दिख रही है? ये फैक्टर उसके मल्टीपल में आएगा तब रिलेशन डेवलप होता है। तो सिमिलर नहीं हो सकते, आर नॉट वेरी लाइकली टू बी इक्वल। भाई समझा कुछ? सर नहीं समझ। सर वापस समझा देंगे। हम कह रहे हैं ये मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में है और ये लिक्विड में, ठीक है। वो कह रहे हैं इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, दोनों इक्वल हो सकते हैं क्या? आप बताइए। ये वाला मोल फ्रैक्शन और ये वाला मोल फ्रैक्शन इक्वल हो सकता है क्या कभी विदाउट एनी कंडीशन? सर पर मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज का फॉर्मूला क्या है फिर? मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हो तुम? मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। हाँ सर। वही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ये वाला मोल फ्रैक्शन जो है इसे जनरली वाई से डिनोट करते हैं, वाई ए और एक्स से। ये क्या कभी सिमिलर हो सकते हैं विदाउट एनी कंडीशन? कंडीशन दो, अगर ये सिमिलर है ये सिमिलर है तो सिमिलर हो जाएगा। हाँ सर, टोटल प्रेशर और ये सिमिलर हो। हाँ, तो वो वही कह रहे हैं कि उनके बीच में 0.5 का रिलेशन है कि 1 का रिलेशन है कि 0 का रिलेशन है। तो कभी भी इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि कुछ ना कुछ तो टोटल प्रेशर आएगा ही आएगा ना हर बार। सर पर आपको ये फॉर्मूला कैसे मिला? भैया ये फॉर्मूला है, इस पर आगे न्यूमेरिकल्स भी हैं। ये फॉर्मूला पहली बार पढ़ रहे हो? क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, हमने इसको लिखाया है आपको, अभी मैंने ऐसे लिखा हाँ है। सर। और नहीं लिखा है तो लिख लीजिए। सेवेंटी वन किसका डाउट है? बताइए 71। भाई जिसका भी डाउट है वो एक बात बस ये याद रखे कि एग्जाम्पल्स हमें याद करने पड़ते हैं। सर ये तो कुछ NaCN नहीं है और शायद। इथाइल अल्कोहल पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। हाँ सर, ये तो एकदम डायरेक्ट था। हाँ सर, आपने तो लिखवाया था वो। हाँ बस वो उसको देख के ही आंसर देना है उसमें। उसके बाद 74 78। हाँ अभी 74 देखो किसका है। तो मेरा हम्म, अच्छा ये बताओ आपको 73 आ गया था? क्या बोले सर आप? 70? 73 आया था, जिसका 74 डाउट है उसको 73 आया कि नहीं आया? बोलिए, क्योंकि 73 और 74 सिमिलर है। आपको वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन बताना है, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। आपको पहले टोटल प्रेशर निकालना पड़ेगा। पी टोटल कैसे आएगा? तो पी नॉट नॉट ए एक्स।
एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। इससे आप टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं। भैया किसका डाउट है, सुन रहा है कि नहीं? हाँ, यस सर। तो हेक्सेन का प्रेशर कितना है 408 इंटू मोल फ्रैक्शन कितना है 0.3 प्लस दूसरा प्रेशर कितना है 141 और मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.3। इससे आपको पीटी मिल गया। अब आप निकालो जिसका मोल फ्रैक्शन आपको निकालना हो, पी नॉट इंटू एक्स ए अपॉन टोटल प्रेशर, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ समझा ना? हाँ सर समझ। ठीक है। 74 8 9 78 79। किसका डाउट है 78? सर मेरा। तो मेरा भी। आपको पी की इक्वेशन गिवन है 115 एक्स ए प्लस 140। एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल है और आपको लिमिट दी है एक्स ए इज इक्वल टू 0 रखना है आपको, पी नॉट बी अपॉन एक्स बी, ये आपको करना है। ठीक है, तो देखिए जरा, अगर एक्स से मैंने 0 हो अभी तक जाएगा। वो लिमिट नहीं पढ़ा है ना, इसलिए हाँ लिमिट नहीं पढ़ा है ना। नहीं पढ़ाया सर इसलिए। बेटा, यहाँ पे कोई लिमिट का रोल ही नहीं है। ओके। पहले तो हमको ये फॉर्मूला याद आना चाहिए कि ये लिखा क्या है। तो P इजल टू पी नॉट ए एक एक्स प्लस ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी होता है, पता है कि नहीं? अभी एक्स बी की जगह पर हम 1 माइनस एक्स ए लिख सकते हैं। हाँ सर 1 माइनस एक्स के बराबर। तो रखो जरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी 1 माइनस एक्स ए। इसको जरा सॉल्व करो तो क्या बनेगा, पी नॉट ए एक्स ए, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एक्स ए हो गया। अब जरा इनको एक तरफ ले आओ, क्या लिख सकते हो? बोलिए। सर पी नॉट ए माइनस पी एक्स ए प्लस पी नॉट बी। पी नॉट ए माइनस, सर मतलब वो पी नॉट बी 140 हो जाएगा, है ना? क्या लिखें बोलो मुझे। हेलो सर। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? मतलब पी नॉट बी 140 हो जाएगा ना सर? हाँ पहले बताओ, ये जो मैंने लिखा है ये समझ में आ रहा है क्या किया है? हाँ हाँ वो समझा सर। ये लिख सकते हैं ना? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बार बार जरूरत पड़ रही है। अब इस वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। मैंने इसे सिर्फ कंपेयर करने के लिए आपको बताया। अब अगर ये एक्स से 0 रख दोगे आप, तो पीबी आपको मिल जाएगा, कितना है यस पीबी, कितना है 140। 140 है सर। ये आपका पीबी हो गया। अब पीबी अपॉन एक्स बी बोल रहा है आपको, एक्स बी कितना हो जाएगा निकाल लीजिए। अगर सर एक्स से 0 है, सर पर आपने एक्स से 0 क्यों कंसीडर किया? क्वेश्चन में दिया हुआ लिमिट पे पढ़ो। अच्छा तो वैसे लेना पड़ता है, ओके। समझा? तो अगर ये 0 है तो पीबी एक्स बी 1 होगा, इसका मतलब, क्योंकि सम तो 1 ही रहता है हाँ ना। 1 होगा। तो ये 140/1 कितना हो गया? 140 समझा समझा? सर। 79 भी सिमिलर है। आपकी पीएबी दिया हुआ है, मैं इसे आधा ही करूंगा, आप सॉल्व खुद से करिए। पीएबी 33x + 94 है ये।
और AC के लिए बनाया है आपका PAC 81x प्लस 46। ठीक है, अब ये इक्वेशन हमारी जो है AB के लिए है, ऐसी AC की इक्वेशन आ जाएगी। कंपेयर कर पाएंगे? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर मतलब सर उसमें हमें ये निकालना है। इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन अगर ये वाले फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे? हाँ P नॉट A माइनस P नॉट B XA प्लस P नॉट B लिखोगे। हाँ सर बराबर है। अब इसको भी इसी तरह लिखो तो यहाँ पे PC आ जाएगा, तो P नॉट B P नॉट C कंपेयर करके आपको मिल नहीं जाएंगी वैल्यूज। भाई कुछ क्लिक कर रहा है कि नहीं? अब PAC क्या बनाओगे? सर P हमें नॉट इसमें B। फाइंड क्या करना है ये गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ा नहीं है क्या आपने? सर पढ़ा ना, वेपर प्रेशर इन mm ऑफ Hg एन देखिए, द वेपर प्रेशर इन mm A and B is given by this as an ideal solution. A and C is given. X being mole fraction of A in solution, vapor pressure of solution containing 2 mole of A and 3 mole of B. तो पहले आप यहाँ से A और B निकाल लीजिए, या A निकाल लीजिए, A से आपको B पता चल जाएगा। फिर आपको प्रेशर निकालने का तरीका आपको क्या बताया था? P नॉट A इंटू XA प्लस P नॉट B XB, जो भी है कर दीजिए, ओके समझा। है ना? थोड़ा स्टेप्स ज्यादा हो रहे होंगे। इसके बाद 81 भी पूछा है किसी ने। 81 किसका है? सर ये हो जाएगा सर। एकदम 78 के सिमिलर 81। हाँ हाँ सर समझा। वो सर लिमिट का थोड़ा प्रॉब्लम है नहीं, जो लिमिट का कोई मतलब ही नहीं, आप मैथ्स के बारे में सोचो ही नहीं यहाँ पे। 84 तक पूरे हैं। 82 किसका है? सर मेरा विच आर द फॉलोइंग स्टेट करेक्ट फॉर बाइनरी सॉल्यूशन? बताओ भैया, जिसमें हीट इवॉल्व होती है वो एक्सोथर्मिक होता है कि एंडोथर्मिक होता है? एक्सो। एक्सो। एक्सो के लिए साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? सर नेगेटिव। नेगेटिव। तो नेगेटिव डेविएशन या पॉजिटिव डेविएशन? जैसा साइन वैसा डेविएशन। नेगेटिव, हाँ नेगेटिव डेविएशन सर। हो गया पहला। सर बाइनरी सॉल्यूशन मतलब? अरे मेरे भाई, बाइनरी का मतलब जहां दो आयंस हो, A B। ओके। बाइनरी मतलब जहां दो हो। ट्राइनरी, अगर ट्राई बोलता तो AB2 टाइप होता फिर। ठीक है ना? 83 भैया, ये रिलेशन याद रखो। अभी अभी हमने आपको वेपर बताया था ना, वेपर फेज में थोड़ा ज्यादा आता है। ये देखो, अभी अभी आपने फॉर्मूला लिखा है वेपर फेज के मोल हाँ फ्रैक्शन, वो याद आया? मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज वाला फॉर्मूला। हाँ हाँ हाँ, वो याद रखिए, वो ज्यादा ही होता है हमेशा। 84 मोल फ्रैक्शन ऑफ A वेपर XA is given will be P नॉट A P नॉट B। भैया किसका है? पेपर पेज में फॉर्मूला पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन का, सीधा सीधा हाँ सर समझा। हो सर पाएगा? वो फॉर्मूला थोड़ा सर मुझे समझा नहीं कैसे, कौन मतलब वाला? सर वो नहीं लिखवा के दिया उसके बाद में। आपकी आवाज बेटा कट रही, क्या कह रहे हो आप? हेलो सर। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? सर जो आपने फॉर्मूला दिया ना मोल हाँ फ्रैक्शन इन वेपर फेज वाला, हाँ हाँ हाँ। वो पहले मालूम नहीं था, इसलिए सब वो प्रॉब्लम अच्छा, हो। ओके ओके, अभी समझ गया ना? हाँ ठीक है। 84 के बाद 88 और 90 लास्ट। 88 बेटा क्या प्रॉब्लम है? सर इसमें भी वेपर फेज वाला ही रिलेशन लगाना है आपको, हाफ कन्वर्ट करना है।
आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए जरा। लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं। हाँ सर। समझ आ रहा है अभी? ठीक है ना भाई, हो पाएगा? सर एक बार बता दो। क्या चीज? सर एक बार बता दो ना प्लीज। मैं कह रहा हूँ, आपको बोल रहा है लिक्विड्स को जब वेपर में कन्वर्ट करते हैं तो हाफ कन्वर्ट होता है। यानी लिक्विड अगर 1 है तो वेपर कितनी बनेगी? 1/2। ये तो ये मोल फ्रैक्शन में रिलेशन नहीं मिल गया आपको? अच्छा हाँ बराबर सर। तो ये बोल रहा है, आप देखो लास्ट लाइन पढ़ो। हाफ ऑफ द लिक्विड इज कन्वर्ट इनटू वेपर, बस ये रिलेशन मिल गया, इसको अप्लाई करना है। मोल फ्रैक्शन में। हाँ हाँ। अब जरा पेज नंबर 51 पे आओ, मॉड्यूल है आपके पास। है सर। खोला पेज नंबर 51? हाँ सर, वो ड्रायर वाला ना। हाँ, एक्चुअली एक एक्सपेरिमेंट है जो सिलेबस में तो नहीं है, पर इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे एक फॉर्मूला नीचे डिराइव करके दिया हुआ है। लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन गेन इन मास ऑफ CaCl2, दिख रहा है? P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट। ये हाँ सर दिख रहा है। एक्चुअली हमने इस फॉर्मूले को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट करके पढ़ा था, अगर आपको याद आ रहा हो तो। हाँ सर। याद आ रहा है? हमने इस तरीके से लिखा था, P नॉट माइनस PO। इसका ही डिराइव्ड हाँ फॉर्म था वो, N/N करके। याद आया? हाँ सर। अच्छा ठीक तो है, ये पहले। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा हाँ सर? हाँ हाँ। तो ये फॉर्मूला पहले आप कॉपी कर लीजिए। सर ये वाला तो लिखवाया था ना। क्या चीज? ये फॉर्मूला सर लिखवाया था। लिखवाया था? तो क्वेश्चन नंबर 90 तो यही है। अब पढ़िए। हाँ सर। बल्कि लिख लीजिए जो क्वेश्चन नंबर 90 पर जाकर के कि एग्जाम्पल इज गिवन ऑन पेज नंबर 51, उसका एग्जाम्पल नीचे इलस्ट्रेशन 7 गिवन है। ठीक है, यस। यस ओके सर। ये खत्म हो गया अपना। चलेगा सर। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। सर इसके आगे का सॉल्व कब करना है? क्या चीज बेटा? सर ये ऑब्जेक्टिव वाले हो गए ना, उसके आगे। हाँ, आप इसका गेट इक्विप्ड जेई मेंस का लिमिटेड क्वेश्चन ही करिएगा, ऑब्जेक्टिव वाला जो है बस। कितने दिन में हो जाएगा वो? नेक्स्ट लेक्चर तो। नेक्स्ट लेक्चर तक हो जाएगा। अच्छा, तो हम लोग अभी नया चैप्टर स्टार्ट करें। हाँ। हाँ खुद से कौन सा कर केमिकल का नहीं। हाँ, कुछ आइडिया है केमिकल काइनेटिक्स का? और सर। सर थोड़ा पढ़ा है तो कॉलेज में, पर इतना समझा नहीं। कब पढ़ा था? सर सर एक 1 मंथ हो गया। कहाँ पे पढ़ लिया तुमने? सर ये कॉलेज। अच्छा, कॉलेज में पढ़ा। सर एनसीईआरटी का। हाँ हाँ। अभी पहले समझ लीजिए, फिर हम आपको लिखने का टाइम देंगे। सर ये पूरा पोर्शन हमारा कभी खत्म होगा? हो जाएगा बिफोर टाइम। मतलब कौन से मंथ तक? यार ये कैलकुलेशन मेरे पास नहीं है भाई। सर सितंबर अक्टूबर तक होना चाहिए ना। हाँ, होना चाहिए।
देखिए केमिकल काइनेटिक्स द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड वेरियस फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द रिएक्शंस। ठीक, अब हमने क्या किया है, रिएक्शन को रेट के बेसिस पे 3 पार्ट में क्लासिफाई किया हुआ है। पहली रिएक्शन इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब समझते हैं क्यों भाई? सर कंप्लीटेड इन सेकेंड्स, ऐसी रिएक्शन जो सेकेंड्स में कंप्लीट हो जाए। इस कैटेगरी में कौन सी रिएक्शन आती है? तो आयनिक रिएक्शन आती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आते हैं, जो फटाक से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, दूसरी कैटेगरी ऑफ रिएक्शन हमारी होती है वेरी स्लो रिएक्शन। ये कितने टाइम में कंप्लीट होते हैं? इट टेक इनफाइनाइट लॉन्ग टाइम। अभी लॉन्ग टाइम का मतलब क्या हो गया? आवर्स, डेज और सम टाइम इन मंथ। इतना स्लो होती है ये। सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल पता है क्या है? रस्टिंग। अब थर्ड कैटेगरी कौन सी आई हमारी? मॉडरेट। मॉडरेट रिएक्शंस क्या होती है? एक लेस टाइम टू कंप्लीट, कम समय लेती है, पर कम का मतलब सेकंड्स में नहीं, मिनट्स टू आवर्स आप पकड़ सकते हैं। अब इस चैप्टर में हमें पढ़ना किसके बारे में है? ये तो बहुत फास्ट हो गई, यूजलेस। ये बहुत स्लो हो गई, यूजलेस। हम किस पे बात कर सकते हैं जिसे हम नोटिस कर पाए? तो हम मिनट्स टू आवर्स नोटिस कर सकते हैं, पर सेकंड्स में हम नोटिस नहीं कर सकते, और हफ्तों और महीनों में हम नोटिस नहीं कर सकते। तो हमारा चैप्टर बेस्ड ऑन मॉडरेट रिएक्शन। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। यस सर। ठीक है, अब ये तो हमने आपको बता दिया, लेकिन आप पहले लिख लीजिए, इतना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ऊपर टॉप पे राइट हैंड पे इन्फ्लुएंस द रिएक्शन लिखा हुआ है। और मॉडरेट का एग्जांपल? सारी रिएक्शन मॉडरेट में ही है। अभी हम पूरा चैप्टर में जितना पढ़ने वाले सब मॉडरेट के एग्जांपल। ओके। ओके सर।
कॉपी हो गया? सर देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम। अगर एक लंबे टाइम इंटरवल में हम स्टडी कर रहे हैं तो हम उसे क्या बोल रहे हैं? एवरेज रेट बोलते हैं। और अगर हम बहुत शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में बात कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल। दिख रहा है आपको? डी कॉन्सेंट्रेशन बाय डी टी, इज इट? यस सर। यस और सर हाँ बोलिए। तो सर मतलब इंस्टेंटेनियस रेट में हम एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम हम चेक करें कि कितना चेंज आ रहा है मतलब। हाँ 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 ओके मतलब वो एवरेज रेट में उतना सिग्निफिकेंस नहीं दिखेगा इसलिए हम लोग वहाँ पे हाँ, इंस्टेंटेनियस नहीं देख रहे। यस 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 यस।
हो गया? नो सर। आप अब देखिए मैं आपको रिप्रेजेंटेशन बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा जरा, फिर उस पर आपको क्वेश्चंस करने हैं। ये हमने एक रिएक्शन आपको दिखाई है, इसमें N1, N2, N3, 4 स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। बात समझ आ रही है आपको? अगर हम आपसे पूछें कि टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है, बोलिए क्यों भाई गाइस? सर वापस बताएंगे क्या? टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है? सर डिक्रीज होता है Decrease. क्योंकि प्रोडक्ट्स बनते हैं उसी से। हाँ, तो और प्रोडक्ट की क्या होती है? इंक्रीज. इंक्रीज कंसंट्रेशन सर। बिल्कुल। तो हम यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, आपको शायद याद आ जाए, हमने इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा था ये, ठीक है? तो कौन सा इंक्रीज है और कौन सा डिक्रीज है? सर वो नीचे ओरिजिन से वाला इंक्रीज है। ये प्रोडक्ट का होगा और ये रिएक्टेंट का होगा। समझ आ रहा है? हाँ Yes. सर। तो ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन और ये हमारा टाइम का ग्राफ, ठीक है? मैंने इसको क्यों बनाया मैं आपको बता देता हूँ कि हमें पता है रिएक्टेंट तो डिक्रीज होता है और प्रोडक्ट इंक्रीज होता है, तो रेट इक्वल टू क्या होगा, हम कैसे लिखेंगे देखिए जरा। जिसका जो भी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में आएगा, यानी 1/n1, इज इट? डिक्रीज होता है सो नेगेटिव। कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, चेंज, तो पहले हम क्या लिखेंगे, चेंज के लिए डेल्टा, कॉन्सेंट्रेशन A अपॉन डेल्टा T, इज इट? इक्वल टू -1/n2 डेल्टा B बाय डेल्टा T इज इक्वल टू, ठीक, प्रोडक्ट इंक्रीज होता है तो प्लस 1/n3 डेल्टा C बाय डेल्टा T इज इक्वल टू प्लस 1/n4 प्लस का है डेल्टा D बाय डेल्टा T। ये समझ में आ रहा है रिप्रेजेंटेशन? हाँ ये कैसे आया मतलब? कैसे आया? N1 जो भी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट हैं वो सारे डिनोमिनेटर में जाएंगे, ठीक? फिर रेट क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम, डेल्टा A बाई डेल्टा T, डेल्टा B बाई डेल्टा T, डेल्टा C बाई डेल्टा T, डेल्टा T बाई डेल्टा T, ठीक? रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव साइन और प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव साइन, और ऑल आर इक्वल, दैट्स इट। क्लियर हुआ? हाँ सर। हाँ सर अब ये हमें एवरेज रेट होगा क्या? अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डेल्टा लिखो डी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं आता उसका। वो क्वेश्चन की लैंग्वेज डिसाइड करे कि आपको एवरेज बोल रही है तो डेल्टा ये वाला साइन बनाओ, नहीं तो डी बनाओ, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज में होगा। ओके ओके। अब मेरी बात सुनिए, अब क्वेश्चंस कैसे होंगे, हमको सी की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है और हमसे कहते हैं कि बी की बता दो, तो क्या हो जाएगा, N3/N2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes. सर क्या बोले आप? अगर सी की कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है और बी की गिवन है तो क्या रिलेशन हो जाएगा? फाइंड कर पाएंगे? मतलब किसी एक का गिवन है दूसरे का फाइंड करना है, तो कर पाएंगे ये चीज? कोई Yes. बात नहीं, चलो आप कॉपी करो, भी क्वेश्चन आएगा तो आपको समझेगा। कर लीजिए से कॉपी। सर 1 मिनट थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कीजिएगा।
एक सेकंड हाँ। कहाँ पर हैं आप? एक मिनट। डन। यस सर। देखो आपको एक रिएक्शन गिवन है, आपको रेट गिवन है N2O5 का, आपको NO2 और O2 का बताना है। तो मैंने जो तरीका बताया था, पहले रिएक्शन को उस फॉर्मेट में लाओ रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में, और उसके बाद अप्लाई करो, इक्वेट करो उनको।
यही किया है हम लोगों ने एक क्वेश्चन में। हाँ सर, यही मेथड किया हम लोगों ने। हाँ, तो NO2 का क्या आ जाएगा? सर वो NO2 आएगा। का कितना आएगा? 2 टाइम्स हो जाएगा। हाँ सर, 3.6 × 10⁻³ हो जाएगा सर। 2 टाइम्स ऑफ 1.8 10⁻³ करेक्ट है सबका? हाँ सर, हाँ सर, और O2 का कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। हाँ सर, 1/2 0.9 हो जाएगा। इंटू, मैच कर रहा है कि नहीं ये बताओ हमको। हाँ सर, समझ आया सबको? यस यस सर एक डाउट था मुझे। बोलिए। सर जो आपने रेट लिखा है वो रेट ऑफ रिएक्शन है क्या? हाँ, हेलो सर। बोलो बोलो बेटा बोलो। सर जो आपने रेट लिखा है ना, हाँ वो रेट ऑफ रिएक्शन है या मतलब प्रोडक्ट या मेरे भाई, रिएक्शन का रेट होता है, इंडिविजुअल का रेट थोड़ी ना होता है। ओके सर। देखिए, अगर गैसियस रिएक्शन है, देखिए अगर गैसियस रिएक्टेंट है तो हम एक और तरीके से रेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको याद आ रहा है, हमने ये रिलेशन पढ़ा था, PV इक्वल हाँ। टू nRT। यस सर। ठीक है, अभी हमने रिसेंटली ऑस्मोटिक प्रेशर में भी पढ़ा है इसको। अब अगर इसे हम कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? CRT लिख सकते हैं। यस। और रेट हमारा क्या होता है? C इज इक्वल टू P/RT हो सकता है, ऐसे लिख सकते हैं। पहले तो हम इसी को अरेंज कर रहे हैं। अब अगर हमको रेट के टर्म में इसे रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे लिखेंगे? डेल्टा C बाय डेल्टा T इज इक्वल टू, अब इसको भी हमको लिखना पड़ेगा। उसे कैसे लिखें हम? डेल्टा P अपॉन डेल्टा T 1/RT, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। समझ में आया आपको गाइस? बात समझ आ रही है क्या किया मैंने? यस सर हाँ हमने रेट के टर्म में अगर हमको प्रेशर मिले तो हम प्रेशर भी यूज करके रेट बता सकते हैं। डेल्टा C बाई डेल्टा T तो कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम हो गया। इट इज इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T इंटू 1/RT। R कांस्टेंट, T कांस्टेंट, नोट कर लीजिए। सर, ये कंसंट्रेशन और प्रेशर के लिए होगा तो ही ना? हाँ हाँ सर वो ऊपर वाला सॉलिड और लिक्विड के लिए था ना, हाँ हाँ रिएक्टेंट? हाँ हाँ। अब ये तो स्पेशली कहीं मेंशन करा जाए पर्टिकुलरली, जैसे आप मॉड्यूल सॉल्व करोगे तो एक जगह पे डायरेक्टली मेंशन किया गया कि अगर प्रेशर गिवन है तो कैसे फाइंड करेंगे, तो भाई ऐसे फाइंड कर देंगे। प्रेशर गिवन है तो, मोल्स गिवन है तो वो वाला है, प्रेशर गिवन है तो ये वाला है।
सर हाँ सर यहाँ पे सी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा क्या? हाँ जी, वो रिएक्टेंट है कि प्रोडक्ट है वो तो क्वेश्चन डिसाइड करेगा ना बेटा। ये तो मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट बताया कि कॉन्सेंट्रेशन की जगह प्रेशर हो तो आप चेंज कर सकते हो, बट वो किसका है वो डिपेंड करेगा। रिएक्टेंट का गिवन होगा तो रिएक्टेंट के लिए करिए, प्रोडक्ट का होगा तो प्रोडक्ट के लिए करिए आप। ओके ओके सर, समझे। कॉपी हो गया? हाँ सर। हाँ सर, हो हाँ, नेक्स्ट लेक्चर पे हम इसकी प्रैक्टिस और कराएंगे, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन जो हमने किए हैं रेट वाले, तो उसके बाद आगे चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है गाइज? चलेगा सर। ठीक है सर बेटा, चलो। ये अगली सैटरडे को है ना फिर से? हाँ हाँ हाँ, सैटरडे को ही होगा अपना तो। हाँ तो ठीक है लेक्चर सर। फिर मंडे ये दोपहर को ही होगा क्या, मतलब हर सैटरडे? आप मेरे साथ एडजस्ट कर लो, आप लोग कहो तो मैं 11 बजे से कर देता हूँ। सर नहीं, सर क्योंकि नहीं क्या होता है ना, बाद सर, में ये बाकी टाइम बराबर। ठीक सर। हाँ बेटा, कुछ कह रहे हो? सर मैं बाकी लेक्चर्स भी होते हैं ना मॉर्निंग, तो सर मुश्किल हो जाता है फिर सर। नहीं, सर ये टाइम बराबर है। यही वाला ठीक है, तो यही टाइम रखेंगे। ओके ठीक है, सर। चलो, गुड बाय। थैंक यू थैंक सर, यू बाय। सर, बाय सर। बाय।